नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। मैं प्रिय रंजन भारती, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में 2 दौर के मतदान पूरे हो चुके हैं और तीसरे दौर के लिए लड़ाई छिड़ी हुई है। स्टार प्रचारक सब अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी की बात ये आ रही है कि मीडिया सर्वे में जो दिखाया जा रहा है उसके अनुसार एनडीए को 40 की 40 सीटें नहीं मिल पा रही हैं। नुकसान कहां हो रहा है? नुकसान हो रहा है जनता दल यू यानी नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार की परेशानी स्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई है। अब तीसरे दौर के मतदान से पहले जब वो आज मधेपुरा कैंप करने गए तो इसके पहले एक दिन उन्होंने सभी जो तीसरे दौर के मतदान वाली सीटें हैं उनके कार्यकर्ताओं से, उनके पार्टी के जिला इकाइयों से संपर्क साधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और उसके साथ साथ उन्होंने निर्देश दिए जिला इकाइयों को कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए लोगों को सीधे जोड़ना होगा, उनके घरों तक जाना होगा, उन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था, सारे इंतजामात करने होंगे। जाहिर तौर पे ये चिंता का विषय है और नीतीश कुमार के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की घटना से ही ये पता चलता है कि वो चिंतित हैं। भारी तपिश में लू की आहट, जिस तरह से लू के थपेड़े चल रहे हैं, लोगों का घरों से निकलना बहुत ही आफत का काम हो गया है और खासकर ये बिहार के लिए बड़ी आफत है। अभी जो तीसरे दौर में मतदान होना है उसमें कोशी और मिथिलांचल का इलाका है। उन सारे क्षेत्रों में जिस तरह से व्यूह रचना की गई है इंडिया फ्रंट की ओर से, वो नीतीश कुमार के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी का सबब खड़ा करता हुआ दिख रहा है। अभी जो दूसरे दौर का मतदान हुआ वहां बांका, भागलपुर और पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, इन 5 क्षेत्रों में से 3 में कमोबेश, पूर्णिया में, कटिहार में और किशनगंज में जिस तरह से वोटिंग पैटर्न दिखा वो खतरे की घंटी जनता दल यू की है। यहाँ जनता दल यू का ही उम्मीदवार है और बढ़ चढ़ करके जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय ने वोटिंग में हिस्सा लिया है वो इस बात का संकेत करा देता है कि जनता दल यू के लिए यानी नीतीश कुमार की पार्टी के लिए आफत खड़ी है। उनके 3 सीटों पर उनके 3 उम्मीदवार पराजय का सामना कर सकते हैं। वो किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, ये तीनों सीटें फंसी हुई है। अब जो अगला मतदान होगा यानी 7 मई को होगा, उन सब के लिए नीतीश कुमार मधेपुरा में कैंप कर रहे हैं। वहां से वो उन क्षेत्रों में जाकर के और चुनाव प्रचार में जोर आजमाइश तो करेंगे, लेकिन उसका कितना असर होगा देखने वाली बात ये होगी। मैंने आपके साथ वीडियो पहले भी साझा किया हुआ है कि नीतीश कुमार की परफॉर्मेंस, नीतीश कुमार के बार बार पलटने का और सरकार कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो उनके लिए घातक हो रहा है। और उनके लिए घातक तो हो रहा है, साथ साथ ये बीजेपी के यानी काफी नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। बिहार में 40 सीटें हैं और 40 में 17 बीजेपी जहां जहां लड़ रही है। मीडिया सर्वे के अनुसार बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो फोरकास्टिंग की गई है, जो भविष्यवाणी की गई है, उसके अनुसार 17 में 17 बीजेपी निकालती हुई दिख रही है। और जो उनके दूसरे एलआई है चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, उनका भी स्ट्राइक रेट कमोबेश 98% दिखाया जा रहा है। उनकी सीटें भी 5 जो मिली हैं, 5 में से 1 खगड़िया
थोड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। खगड़िया में तीसरे दौर का मतदान है और वहां जोर आजमाइश जिस तरह से हो रही है वो अभी मुश्किलों में फंसी हुई सीट नजर आ रही है। तो अगर खगड़िया की बात की जाए तो खगड़िया जो फोरकास्टिंग की गई है उसके अनुसार एक सीट का नुकसान लोजपा रामविलास को होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो जनता दल यू को हो रहा है। और जनता दल यू को जो नुकसान हो रहा है, 16 में 8 सीटें दिखाई जा रही है, भविष्यवाणी जो की जा रही है उसमें 8 सीटें ही जीतती हुई जनता दल यू दिखाई दे रही है। जनता दल यू को यानी सीधे 50% का नुकसान है। 50% यानी 16 में मात्र 8 सीटें। भाजपा का स्ट्राइक रेट 17 में 17 100%, और इस तरह से लोजपा रामविलास पासवान को 5 में 4 यानी 90% से अलग। दो और जो एलआई हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से जहां चुनाव लड़ रहे हैं वो बाकी दौर में है, अभी वहां चुनाव छठे दौर में होना है, 7वें दौर में होना है। लेकिन एक और जो एलआई है जीतनराम मांझी की हम पार्टी गया में जहां से वो उम्मीदवार थे, वो चुनाव हो चुका है, उनकी भी गर्दन फंसी हुई थी, लेकिन फोरकास्टिंग में उन्हें जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। अब बात नीतीश कुमार की जब उठती है तो दूर तलक जाने का इसका जो परिचलन है वो स्वाभाविक रूप से सामने आ जाता है, क्योंकि दूर तक यानी एनडीए के 400 पार के लक्ष्य में बिहार की 40 सीटें में इतना जब घटाव होने लगता है तो निश्चित रूप से 40 में 40 का जो आंकड़ा है वो कतई छुआ हुआ, कतई हासिल किया हुआ नहीं दिख रहा है। अब इसका मतलब ये है कि 40 में मात्र 35 या 34 सीटें एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है, और ये नुकसान नीतीश कुमार के लिए है। नीतीश कुमार जिस तरह से उत्साहित थे और एनडीए में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी इन्हें लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित थी, वो मुझे लगता है, मेरा अपना आकलन है कि चुनाव के बाद भाजपा इस नतीजे पर पहुंचेगी कि नीतीश कुमार का साथ लेकर उसने बेहतर नहीं किया है। और नीतीश कुमार के साथ आने से एक जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, अभी तक जो चुनाव हुए हैं वहां जनता दल यू के कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं, बड़े उत्साहित होकर के वो जुड़ जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नीतीश कुमार के प्रति विश्वसनीयता नहीं बन पा रही है। इनके प्रति जो मन उचटा हुआ है, इसकी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो उदासीनता का रवैया अपना रहे हैं, वो घरों में बैठ जा रहे हैं, वो जनता दल यू प्रत्याशी के लिए तनिक भी काम कर नहीं पा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है, जो अब तक चुनाव हुआ है, जिन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है वहां देखने को यही मिला है कि जनता दल यू के वोट यानी जनता दल यू नीतीश कुमार के साथ कमोबेश 8-9% वोटर्स हैं, वो तो बीजेपी कैंडिडेट के साथ जुड़ जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का अपना जो वोट बैंक है, बीजेपी के अपने जो लोग हैं, जो कैडर हैं, वो जनता दल यू के प्रति नहीं आकर्षित हो रहे। जनता दल यू में बीजेपी का वोट नहीं शिफ्ट हो रहा है, नुकसान यही होता दिख रहा है। और दूसरी जो वजह है कि 2020 में विधानसभा चुनाव जिस तरह से हुए और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी से जो इनकी कसक मिली, जिस तरह से इनकी सीटों की संख्या कम हुई और लोजपा रामविलास पासवान से जो इनकी दूरी बनी, वो अब एनडीए में आने के बावजूद वो कसक नहीं दूर हो पा रही है। दोनों में तालमेल का भयंकर अभाव दिख रहा है, और ये अभाव अभी समस्तीपुर में प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में सामने आया है, जहां से सन्नी हजारी राम सेवक
हजारी के पुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे अशोक चौधरी की पत्नी, क्षमा करेंगे, अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी एनडीए के उम्मीदवार हैं। शांभवी चौधरी एनडीए के उम्मीदवार हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता दल यू इनके प्रति, चूंकि वो लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार, घटक दल उनका लोजपा रामविलास पासवान का है, या यूं कहें कि चिराग पासवान पार्टी का है, तो जनता दल यू यानी नीतीश कुमार के लोग उनके साथ बिल्कुल टैग नहीं हो पा रहे, उनसे दूरी बनी हुई दिख रही है। और इसके ठीक उलट सन्नी हजारी जो इंडिया फ्रंट के उम्मीदवार हैं तो वो रामसेवक हजारी के ही पुत्र, जो नीतीश कुमार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता दल यू का झुकाव नीतीश कुमार की लॉबी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का झुकाव सन्नी हजार की तरफ ज्यादा दिख रहा है। तो कहना ये है, आशय ये है कि अभी एनडीए के अंदर जिस तरह से खाई बनी हुई है, लोजपा रामविलास पासवान जनता दल यू के बीच में जो दूरियां बनी हुई है, उसका भी असर पड़ रहा है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण असर दिख रहा है वो बीजेपी और जनता दल यू के कार्यकर्ताओं में तालमेल का अभाव, दोनों के बीच में जारी खटास, ये जब तक कम नहीं होगा तब तक निश्चित रूप से नतीजे इसी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब जब नतीजे इस तरफ बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार की चिंता बढ़ेगी, लेकिन चिंता बढ़ जाने से वोट का प्रतिशत नहीं बढ़ जाता है। और अब जो आने वाले दौर के मतदान होंगे उसमें देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि वाकई जो मीडिया की फोरकास्टिंग है, जो सर्वे रिपोर्ट है, उसके अनुसार एनडीए के सीट की फोरकास्टिंग उसी पैटर्न पर होती है। जनता दल यू घटकर आधे पर आता है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 17 के 17 यानी 100% होता है। ये होता है या नहीं, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो नतीजे अभी तक जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है और बीजेपी को आने वाले दिनों में अपने सोच का, अपने लक्ष्य का, अपने टारगेट का और अपने जो घोषणा जिस तरह से स्वयं सिद्ध होकर के ये आगे बढ़ रहे हैं, उनको जो जिस तरह से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है, आत्ममुग्धता के दौर में है, उसे लेकर के भी इनको परिमार्जन करना होगा, इनको विश्लेषण करना होगा और विश्लेषण करके ही ये निखार कर पाएंगे और तभी तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में पूरी हनक से लौट सकेगी। नहीं तो फिर जनता मालिक है और जनता जो फैसला करेगी वो इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। बिहार में वह दिख तो यही रहा है कि एनडीए को चूना लगेगा, लेकिन कितना चूना लगता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जो फोरकास्टिंग है उसके अनुसार ही सही आकलन होता है या सही नतीजे आते हैं या कुछ और निकल कर आता है। आप देखिए, हम भी देखते हैं और इनको देख करके ही ये सारे विश्लेषण आपके साथ साझा करते रहेंगे। आज के अंक में बस इतना ही, फिर हम किसी और चुनावी विषय पर आपसे बात करेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को, आपके साथ मेरी बात को आप सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं, नमस्कार।